हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और सॉलिड स्टेट के हम 5 इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी डिस्कस होगा, इससे पहली वाली वीडियो जो सॉलिड स्टेट की आई है लेक्चर 1 वाली, उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो फिर आप ये खुद ही पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप नाउ हम तब भी हर क्वेश्चन को, जैसा मैंने कहा था, इंटेक्स क्वेश्चन हुए या फिर एक्सरसाइज के हुए, हर वीडियो उसके लिए अलग अलग बनती जाएगी और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे टाइम के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो आप और दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, उसने पूछा व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये दो चीजें हम डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं सॉलिड्स की, जो हमने पहले पढ़ रखी है। सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे मैटर होता है जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और उसके साथ साथ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अगर होता भी है तो वाइब्रेटरी मोशन होता है। नाम याद रखना, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सिलेटरी मूवमेंट होता है ना। वो अपनी मीन पोजीशन पे इस तरह से मूवमेंट कर लेते हैं। तो ये तीनों कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी में रिजिडिटी आ जाती है और उसका वॉल्यूम भी हमेशा स्पेसिफिक रहता है, फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। तो अगर आपको इसका आंसर फ्रेम करना हो, देखो मैं हर क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं तो वो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप लोग 12th में हैं, आप खुद फ्रेम कर सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं जो रीजन आपको लिखने हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो? यहां पर आप लिखेंगे कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर, ये हम पहले वाले का आंसर लिख रहे हैं ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लेस, therefore जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, therefore कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोजीशन is always fixed and they only have ऑक्सिलेटरी मोशन। मैंने सारी चीजें आपको बता दी इसमें। एंड दे ओनली हैव ऑक्सिलेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। देखो अब इसकी ग्रामर चेक मत कर लेना, ये दोनों जो क्वेश्चन है इन दोनों के आंसर इस पे फिक्स बैठ जाएंगे। अगर वो आपसे पूछे डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है सॉलिड्स का, अगर वो आपसे पूछ ले डेफिनेट शेप क्यों होता है सॉलिड्स का, अगर वो पूछ ले सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, अगर वो पूछ ले सॉलिड्स डिफ्यूसेबल क्यों नहीं होते, डिफ्यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर वो पूछ ले सॉलिड्स की डेंसिटी हाई क्यों होती है, इन सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें मिल जाएंगे। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है। इसीलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, सिर्फ ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। हेंस दे आर रिजिड एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आंसर 1 आंसर 2 मैंने आपको एक साथ ही समझा दिया। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी दोनों के जवाब की। अगला क्वेश्चन जो उसने पूछा है, ओके, अगला क्वेश्चन उन्होंने हमें ये कुछ 8-9 कंपाउंड्स के नाम दे दिए। उसने बोला इसमें क्लासिफाई करो अमॉर्फस कौन है और क्रिस्टलाइन कौन सा है। तो बहुत ही इजी है। देखो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं इसमें एक्चुअल में अधिकतर पॉलीमर्स के नाम है। तो जो पॉलीमर्स होते हैं ना वो सबके सब जो हैं अमॉर्फस होते हैं। पॉलीमर्स सबके सब अमॉर्फस होते हैं, याद रखना। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, जनरली पॉलीमर्स अमॉर्फस होते हैं। और जो मेटल होता है, मेटल और आयनिक सॉल्ट, जितने भी आयनिक सॉल्ट है, यूजुअली जितने भी सॉल्ट है अगर मैं कहूं, वो सब के सब क्रिस्टलाइन होंगे। मेटल क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम अमॉर्फस को अलग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं अमॉर्फस को अलग करता हूं यहां पर, अमॉर्फस सॉलिड्स। तो देखो अमॉर्फस सॉलिड्स जो पॉलीयूरेथेन है ये अमॉर्फस सॉलिड में आएगा, पॉलीयूरेथेन।
है ना। पॉलीयूरेथेन एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं इसको, पॉलीमर होता है जो आपके फर्नीचरिंग में काम आता है, मतलब फर्नीचर में काम आता है इन द सेंस जो सोफा होता है, बेडशीट, बेड्स होते हैं जो, उसमें जो फोम होता है वो यूजुअली इनसे ही बनता है। शीट्स होती हैं एक तरह से समझ लो इसकी, पॉलीयूरेथेन की। नेप्थलीन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से, तो नेप्थलीन नहीं आएगा। बेंजोइक एसिड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। नेप्थलीन बॉल आपने देखी होगी जो घरों में गेहूं के अंदर रखते हैं, अगर गेहूं जमा करते हैं किसान लोग, या आजकल तो सब आटा ही खरीद लेते हैं रेडीमेड लाके, लेकिन कई घरों में आज भी गेहूं रखा जाता है, 2-2 3-3 कुंटल रख लेते हैं साल भर के लिए, तो उसमें नेप्थलीन की बॉल रखी जाती है, कपड़ों में रखी जाती है यूजुअली ताकि कॉकरोच वगैरह नहीं आए। तो ये नेप्थलीन बॉल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएगा, है ना। बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। बेंजोइक एसिड ऐसा नहीं है कि पानी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब सॉल्ट जैसा तुम्हें लगेगा, सॉल्ट इसको कहना थोड़ा गलत है, सॉल्ट जैसा रहता है, एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेंजोइक एसिड बिल्कुल नमक जैसा होता है। लैब में जब तुम कभी जाओ ना तो बेंजोइक एसिड को तुम देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा ये। टेफ्लॉन अगेन एक पॉलीमर आ गया। तो टेफ्लॉन जो है, ये टेफ्लॉन आपने देखा होगा, कुकर वगैरह जो रहते हैं वो टेफ्लॉन के ही बनते हैं आजकल। वो कोटिंग वगैरह होती है जो होता है नॉन स्टिकी कुकर, और एक वो पैन आता है नॉन स्टिकी पैन जिसमें अंडा वगैरह फ्राई होता है, तो वो टेफ्लॉन की कोटिंग वगैरह होती है, टेफ्लॉन से बनाते हैं उसको। तो वो भी क्या है, पॉलीमर है, तो अमोर्फस सॉलिड है। पोटेशियम नाइट्रेट अगेन ये एक सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, KNO3। तो ये भी क्या होगा, सॉल्ट। मैंने बताया आपको सॉल्ट क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सेलोफेन क्या होती है भैया, ये एक पॉलीमर है एक तरह से, यूं समझिए। ये यूज कहाँ होती है, जैसे वो कवर चढ़ाते हैं किसमें, गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो कवर चढ़ाते हैं रंग बिरंगी, या फिर ट्रांसपेरेंट सी जो पॉलिथीन होती है, जो शीट्स होती हैं, वो सेलोफेन की होती है ना। तो ये भी क्या होगा, सेलोफेन आपका एक अमोर्फस सॉलिड होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC के पाइप होते हैं, इसको मैं PVC लिख देता हूँ, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक पॉलीमर है, तो ये भी अमोर्फस होगा। फाइबर ग्लास, अगेन देखो ग्लास ही आ गया तो वहीं के वहीं उसको आग बंद करके आप फाइबर में, मतलब अमोर्फस में रख दो। कॉपर, मैंने बोला था कॉपर जो है मेटल है, तो मेटल क्या होगा, क्रिस्टलाइन। जितने भी मेटल होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, जिन में मैंने अंडरलाइन करी है ये और ये बेंजोइक एसिड एक ही है ना, तो 4 जो कंपाउंड है ये क्रिस्टलाइन है। यहां पर लिख देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें सबसे पहला आपका आएगा बेंजोइक एसिड, हालांकि नेप्थलीन था, चलो कोई बात नहीं। फिर हो गया नेप्थलीन, देन आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, फिर कॉपर। वेल डन। तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया इसका, है ना। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो ग्लास होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है ना, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बताया था ग्लास की जो प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को यही लिखना है। ग्लास को अगर आप देखेंगे ना, ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड्स है, और जिस तरह लिक्विड में फ्लो की टेंडेंसी होती है, लिक्विड और गैस किस तरह फ्लो करते हैं ना, अगर मैं पानी फेंकता हूँ फर्श पे तो वो फ्लो करेगा, इसी तरह जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्लोली धीरे धीरे मूव करते हैं, है ना, अपनी फिक्स पोजीशन से उनमें मूवमेंट होने लग जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लास का। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो ग्लास लगे रहते हैं विंडो में या फिर दरवाजे पे, वो नीचे से थिक हो जाते हैं। ये आपको पूरा अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अच्छे से। तो वो नीचे से क्या हो जाते हैं, थिक, ऊपर से थिन हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे 10 साल 20 साल 50 साल में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे खिसकने लग जाते हैं ना। ये पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था आप लोगों को, इसीलिए उनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है ग्लासेस को। रीजन क्या है, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ फिक्स नहीं रहती, बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थोड़ा एक कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है बट इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। देखो यहां इन्होंने क्या बोला, ये देखो सेम वैल्यू है अलोंग ऑल द डायरेक्शन, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो उन्होंने बोला आपको नेचर पे कमेंट करना है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी आपको बतानी है, ये पिछले लेक्चर में रह गई थी आई थिंक, है ना, इसको भी बता देंगे आपको। और उन्होंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बात याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले
या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ ले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ बस, और थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, या फिर बोल दे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूजुअली इन्हीं के आसपास कुछ ना कुछ पूछेगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बजाय वो आपसे ये भी पूछ सकता था, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। थर्मल एक्सपांशन हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुई, और क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। ये प्रॉपर्टी अगर मैंने पिछली बार आइसोट्रोपिक आपको समझाई थी चीज, है ना, अगर हर डायरेक्शन में सेम होगी, सेम अलोंग ऑल द डायरेक्शन, तो वो जो सॉलिड होगा, हमेशा याद रखना, अगर प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम हो जाए, तो वो सॉलिड क्या होगा, वो सॉलिड होगा आइसोट्रोपिक सॉलिड। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन, तो सेम मतलब सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, सेम प्रॉपर्टीज अलोंग सेम डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, है ना, अलोंग ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज रहेगी अलोंग ऑल द डायरेक्शन। तो ये नेचर क्या हो जाएगा इसका, किस टाइप का सॉलिड्स कहलाएगा, ये आइसोट्रोपिक सॉलिड। और आइसोट्रोपिक सॉलिड्स कौन से सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो ये सॉलिड क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। ये सॉलिड क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड। फिर पूछता है कि ये सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी देगा कि नहीं देगा। तो समझ लो क्लीवेज प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। मान लो मेरे पास दो तरह के सॉलिड है, एक मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक मेरे पास अमॉर्फस सॉलिड है। मैं इन दोनों को अगर नाइफ से काटूंगा तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो दो पार्ट में कटेगा, और इसका जो प्लेन होगा बिल्कुल स्मूथ होगा, क्लीन होगा, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को जब मैं ब्रेक करूंगा तो इसके जो सरफेस है, जो दो प्लेन सरफेस बनेंगे ना, वो स्मूथ नहीं रहेंगे, इररेगुलर रहेंगे, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो क्योंकि ये अमॉर्फस सॉलिड है, इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर डायरेक्शन में सेम आ रही है प्रॉपर्टी वैल्यू उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसलिए आइसोट्रोपिक नेचर शो कर रहा है, और ये अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। और अमॉर्फस सॉलिड होने के नाते ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। अगले पार्ट का इंतजार करो, उसमें हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।